तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फैंग सिल्वर विंग किंग में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक यूथ को किल कर देता है। लेकिन ब्लैक यूथ की फाइट से लुओ फैंग काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसके पास टाइम स्टॉप टेक्निक थी, जिससे सिल्वर विंग किंग का अटैक काफी ज्यादा स्लो हो गया था। इवन कि उसका बॉडी ही फ्रीज हो जाता है। किसी तरह से लुओ फैंग उस ट्रैप से बाहर निकलता है और लुओ फैंग उसे फायर गॉड क्रिस्टल की मदद से किल कर देता है। फिर हम ह्यूमन अलायंस के एल्डर्स को देखते हैं, जो कि शॉक थे कि एक बंदा जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल पे है, उसने इमॉर्टल किंग लेवल को कैसे मार दिया। उनको यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो बैटल फुटेज को देखना चाहते थे, लेकिन वो फुटेज प्ले नहीं होता है। फिर हमने जुएका और लुओ फैंग के इंटेंस बैटल को देखा, जहाँ जुएका अपना बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। लुओ फैंग भी उसके ट्रैप में काफी बुरी तरह फंस गया था, लेकिन आखिर में सिल्वर विंग किंग के स्किल को यूज करते हुए वो उस ट्रैप को तोड़ देता है। इतने में जुएका उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी लुओ फैंग स्टार फैंटेसी किंग की मदद से वहां से बच जाता है। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है ह्यूमन अलायंस में, जहाँ सारे ही एल्डर्स लुओ फैंग के बैटल फुटेज को देखना चाहते थे। पर एक एल्डर बताता है कि हमारे पास इस वर्ल्ड मास्टर लेवल के बंदे का बैटल फुटेज वीडियो प्ले करने का परमिशन नहीं है, जिस पे बाकी कल्टिवेटर्स कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। और बाकी कल्टिवेटर्स भी खुद से ही उस बैटल फुटेज को प्ले करने की कोशिश करते हैं, पर उनके सिस्टम में भी ये वीडियो प्ले नहीं हो पाता, और ऑलमोस्ट किसी के सिस्टम में भी ये वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा था। तो वो कल्टिवेटर्स आपस में ही बात करने लगते हैं, ये बंदा इतना पावरफुल भी नहीं है, पर इसके पास इतने हाई लेवल की ऑथोरिटी कैसे है। ये सुनकर वेल्डर सभी से कहता है कि इस हाई लेवल ऑथोरिटी को खुद क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने सेट किया है। ये जानकर बाकी सारे कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं। क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने इस वर्ल्ड मास्टर लेवल वाले बंदे को काफी हाई लेवल की ऑथोरिटी दी है, और इसी वजह से हम इसके बैटल फुटेज को देख नहीं सकते। फिर वेल्डर सारे कल्टिवेटर से पूछते हैं कि इस वर्ल्ड मास्टर लेवल वाले बंदे को होंग अलायंस में ज्वाइन किया जाएगा, तो इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अब क्योंकि खुद क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने इस वर्ल्ड मास्टर लेवल वाले बंदे को इतनी हाई लेवल की परमिशन दी है, तो इससे बाकी कल्टिवेटर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए बाकी सारे कल्टिवेटर्स किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, और वो सारे लोग लुओ फैंग को होंग अलायंस में ज्वाइन होने के लिए एग्री हो जाते हैं। इस और हम देखते हैं लुओ फैंग अपने इनर वर्ल्ड के अंदर ब्लैक यूथर्मर के स्टोरेज रिंग से सारे ट्रेजर को बाहर निकाल रहा था, और ब्लैक यूथर्मर के स्टोरेज रिंग से वहाँ काफी ज्यादा ट्रेजर इकट्ठा हो जाता है। इतने सारे ट्रेजर को देखकर बबाता और अतुका उनमें से सबसे अच्छे ट्रेजर को फाइंड आउट करने लगती है। तभी अतुका को एक मेटल पीस मिलता है, जिसे पाकर अतुका तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, पर लुओ फैंग उस मेटल पीस को अपने पास ले आता है और बोलता है कि मुझे येंसन क्लैन का सेकेंड मेटल पीस भी मिल गया। अब लुओ फैंग याद करने लगता है कि जब उसे फर्स्ट टाइम येंसन क्लैन का फर्स्ट मेटल मिला था, तो उससे वो नेमलेस बुक का काफी सारे सीक्रेट टेक्निक को ब्रेक थ्रू कर पाया था। इवन कि उसके बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, और पहले उसका ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा वीक था, पर इस मेटल के कारण उसका कल्टीवेशन लेवल और उसका बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। ये सब याद करते हुए वो बोलता है कि लास्ट टाइम वाले मेटल से उसे काफी ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली थी, इवन कि वो नेमलेस सीक्रेट बुक से काफी सारे टेक्निक को मास्टर किया था, और अब मुझे ये एंसेंट क्लैन का सेकंड मेटल पीस मिला है, तो इससे मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाऊंगा। अब लुओ फैंग बताने लगता है कि फर्स्ट टाइम जब वो इस मेटल से कल्टीवेशन किया था, तो उसके ह्यूमन बॉडी का पावर बिल्कुल ही डबल हो गया था, और उस टाइम गोल्डन हॉर्न बेस 1.5 टाइम्स इम्प्रूव किया था। अब देखना है लुओ फैंग और गोल्डन हॉर्न बेस इस सेकंड मेटल से और कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं। फिर लुओ फैंग बोलता है इस मेटल पीस के अलावा और हमारे पास कैसे कैसे ट्रेजर आए हैं। बबाता और अतुका उन सारे ट्रेजर में और भी अच्छे अच्छे ट्रेजर को फाइंड आउट करने लगती है। तभी बबाता को एक और वैल्यूएबल सा ट्रेजर मिलता है। लुओ फैंग बोलता है कि इस बार तो नाइस क्लैन के पीपल को मारने पर उसे काफी ज्यादा ट्रेजर मिले हैं, उनमें से एक है ड्रीम लाइट डिवाइन क्रिस्टल। इसके बाद लुओ फैंग सेकंड मेटल की मदद से नेमलेस सीक्रेट बुक की कल्टीवेशन करने लगता है। इससे उसका फिजिकल पावर काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है, और अब क्योंकि लुओ फैंग का ह्यूमन बॉडी पहले से और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, तो अब वो अपने बॉडी के साथ 10th जूलो क्रिस्टल को भी मर्ज कर लेता है, जिससे उसका ह्यूमन बॉडी का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और अब वो ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का लेजेंडरी ब्लैक वॉरियर बन चुका है। फिर वो अपने ह्यूमन बॉडी का पावर शो करता है, बस वो एक ही पंच में एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही लुओ फैंग बताता है कि इस दौरान उसे ह्यूमन अलायंस का एक इन्वॉय मिलने आया, जो कि किंग येन चेन होता है। वो लुओ फैंग को ह्यूमन अलायंस ज्वाइन करने का इन्विटेशन देने आता है, जिसे लुओ फैंग एक्सेप्ट कर लेता है, और अब वो भी ह्यूमन अलायंस का मेंबर बन चुका है। उसके हाथ में 1 स्टार रैंक अपेयर होता है। अब लुओ फैंग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि होंग अलायंस में काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट भरे हुए हैं, इसलिए वो अपने रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकता। लुओ फैंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी रियल आइडेंटिटी ह्यूमन अलायंस के मेंबर्स को मालूम चल सके, इसलिए वो इस बारे में अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से बात करता है, और क्यूरियोसिटी लॉर्ड
लॉर्ड उसके इस प्लान के लिए एग्री हो जाते हैं और वो लुओ फैंग को ह्यूमन अलायंस में यांग नाम से सभी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सारे लोग लुओ फैंग को यांग नाम से जानते हैं। यांग की पूरी बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री लुओ फैंग को दे दी जाती है। फिर लुओ फैंग कहता है पर मुझे सच में अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इमोर्टल किंग लेवल को अचीव कर सके, तभी वो अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड को भी इम्प्रेस कर पाएगा। अब लुओ फैंग लगातार नेमलेस सीक्रेट बुक का कल्टीवेशन कर रहा है जिससे 6 टाइम्स उसके बॉडी में इम्प्रूवमेंट आती है। साथ ही ब्लड लुओ क्रिस्टल को फ्यूज करने के बाद वो ब्लैक वॉरियर बन चुका है। अब उसके पास काफी अलग अलग बॉडीज है, लाइक मोसा क्लैन की अलग बॉडी, जूलो क्रिस्टल की ब्लैक वॉरियर बॉडी और खुद लुओ फैंग। इसके बाद वो 20 को ट्रांसफॉर्मेशन का भी कल्टीवेशन करता है और इससे उसका फर्स्ट लेयर की पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इन सभी पावर को कंबाइन करके अब लुओ फैंग की टोटल पावर एक सेक्टर लॉर्ड से 120 टाइम्स ज्यादा है। अब इतना पावरफुल बनने के बाद वो अपने आर्मर को एक्सपैंड करने का क्राइटेरिया पूरा कर चुका था, इसलिए वो एक आर्मर सीड को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करने वाला है। जैसे उस मेटल को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करता है, अब उसका अर्थ ह्यूमन बॉडी का कमबैक पावर 10,000 टाइम्स सेक्टर लॉर्ड पावर जितना पावरफुल हो गया है। साथ ही वो अपने सीवो विंग्स को इस आर्मर के साथ भी मर्ज करता है। लुओ फैंग पे ये आर्मर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। ऊपर से सीवो विंग्स मर्ज होने के बाद ये सच में एक सेक्टर लॉर्ड की वाइब दे रही है। लुओ फैंग बताता है कि इस आर्मर के साथ अब उसका ऑरा बिल्कुल ही सेक्टर लॉर्ड जितना पावरफुल हो गया है। साथ ही उसका कॉम्बैट पावर इमोर्टल किंग लेवल जितना पावरफुल है, मतलब कि कोई भी बंदा लुओ फैंग के ऑरा को डिटेक्ट करके ही मालूम कर सकता है कि ये बंदा सेक्टर लॉर्ड लेवल पे है और इसका कॉम्बैट पावर किंग लेवल जितना पावरफुल है। इतना ज्यादा हार्ड वर्क और कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली वो खुद को इम्प्रूव कर लिया। अब उसे कोई भी वीक नहीं समझ पाएगा। खुद को इम्प्रूव करने के बाद अब टाइम आ चुका है कि उसे होंग अलायंस जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए। वो होंग अलायंस का इन्विटेशन पहले ही एक्सेप्ट कर चुका था, यानी ह्यूमन अलायंस का मेंबर ऑलरेडी बन चुका है। जैसे ही वो ह्यूमन अलायंस सिटी जाता है वहाँ से बहुत ही पावरफुल सा ऑरा महसूस होता है। वो बताता है कि होंग अलायंस ह्यूमन की सबसे पावरफुल अलायंस है। इस अलायंस को काफी अलग अलग रेसेस के पावरफुल एल्डर्स मिलकर इस अलायंस को फॉर्म किए हैं। ज्यादातर इस अलायंस में 5 ग्रेट पावर से लेजेंडरी बंदे ही बिलोंग करते हैं और इन 5 पावर हाउसेस में ह्यूमन अलायंस सबसे ज्यादा पावर होल्ड करती है। मैंने अपने हजारों सालों की ट्रेनिंग में इसके बारे में काफी ज्यादा रूमर्स को सुना है, पर कभी भी मुझे इसे देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज उसे खुद ह्यूमन अलायंस ने इन्विटेशन भेजा है और फाइनली वो ह्यूमन अलायंस का मेंबर बन गया। अब वो ह्यूमन अलायंस के कैसल में आता है, एंट्रेंस ओपन होता है और एक एआई लुओ फैंग को यांग नाम से वेलकम करती है। अब लुओ फैंग की बॉडी बिल्कुल ही एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर इस एंट्रेंस से होंग अलायंस सिटी में एंटर करती है, जहाँ और भी सारे पावरफुल वॉरियर एंटर कर रहे थे। लुओ फैंग सिटी के अंदर अपीयर होता है और अंदर से ये सिटी तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लुओ फैंग इस सिटी को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक एआई स्कैन करने लगता है और दोबारा से यांग को होंग अलायंस सिटी में वेलकम किया जाता है। वो एआई पूरा होंग सिटी के बारे में बताने लगता है कि होंग सिटी 3 मेजर एरिया में डिवाइडेड है, आउटर सिटी, इनर सिटी और होंग अलायंस हॉल। साथ ही होंग अलायंस के मेंबर को उनके पावर के अकॉर्डिंग 7 लेवल में डिवाइड किया गया है। होंग अलायंस के जितने भी 1 to 3 स्टार वाले बंदे हैं वो सारे ही आउटर सिटी में रहते हैं, बाकी 4 to 6 स्टार वाले बंदे इनर सिटी में, और जो केवल 7 स्टार लेवल को अचीव कर लेता है बस उसे ही होंग अलायंस हॉल में एंटर करने की परमिशन है। इसमें क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी आते हैं। ये सुनकर लुओ फैंग खुद का लेवल देखता है तो उसके हाथ पे बस 1 स्टार बना था। इसका मतलब लुओ फैंग 1 स्टार लेवल का है। वो एआई बताता है कि होंग अलायंस सिटी सारे ही मेंबर्स के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए बना है और यहाँ पे फाइट करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। फिर वो एआई कहता है अब तुम खुद से इस होंग अलायंस सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। लुओ फैंग आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर स्टार फैंटेसी किंग पे जाती है। लुओ फैंग शॉक होता है कि स्टार इल्यूजन किंग भी होंग अलायंस की मेंबर है। वो खुशी से उसके पास जा रहा था तो स्टार इल्यूजन किंग भी लुओ फैंग को देखती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती है क्योंकि स्टार इल्यूजन किंग लुओ फैंग से नहीं बल्कि सिल्वर विंग किंग से मिली थी और लुओ फैंग उस फाइट के दौरान कभी भी अपने रियल आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था। पर यहाँ पे इल्यूजन किंग को लुओ फैंग की ऑरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। वो दिमाग पे जोर डालकर याद करने लगती है कि शायद मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, पर स्टार इल्यूजन किंग को कुछ भी याद नहीं आता है क्योंकि वो उसे ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट टाइम देख रही है। इसलिए वो डायरेक्टली लुओ फैंग से पूछती है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। तो लुओ फैंग मन ही मन कहता है कि होंग अलायंस में मेरी आइडेंटिटी यांग नाम से है और मुझे अपना रियल आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है और मैं इसे बता भी नहीं सकता कि मैं ही सिल्वर विंग किंग हूँ जिसे ये पहले ही मिल चुकी है। तभी पीछे से किंग यानचैन वही बंदा आता है जो कि लुओ फैंग को इनवाइट किया था। किंग यानचैन कहता है यांग फाइनली तुम होंग अलायंस सिटी में आ ही गए। लुओ फैंग उसे पहचान लेता है और कहता है ये किंग यानचैन है जो कि मुझे होंग
होंग अलायंस में इनवाइट किए थे। फिर किंग यान चेन लुओ फेंग से कहते हैं चलो मैं तुम्हें अपनी बहन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये जानकर लुओ फेंग शॉक होता है कि किंग यान चेन की सिस्टर भी है और वो कोई और नहीं बल्कि स्टार इल्यूजन किंग ही है, जो कि हंस रही थी। दोनों भाई बहन देखने में बिल्कुल सिमिलर हैं। वो स्टार इल्यूजन किंग को बताता है कि ये होंग अलायंस का न्यू मेंबर है, इसका नाम यांग है, और लुओ फेंग को बताता है ये मेरी बहन है स्टार इल्यूजन किंग। लुओ फेंग उसे ग्रीट करता है। फिर किंग यान चेन लुओ फेंग को अलायंस सिटी घुमाने के लिए ले जाता है। किंग यान चेन लुओ फेंग को बताता है कि होंग अलायंस का आउटर सिटी काफी ज्यादा रिच और क्राउडेड एरिया है और ये इनर सिटी से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इनर सिटी में केवल यूनिवर्स लेवल के मास्टर ही रहते हैं। इस जगह पे करीब 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लुओ फेंग इस एरिया को ऑब्जर्व कर रहा था और वो कहता है जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे अलग अलग रेस से बंदे मौजूद हैं और यहाँ का एटमोस्फेयर भी काफी अलग वाइब दे रही है। ये मुझे बिल्कुल ही मैजिकल सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पावरफुल बंदे मौजूद हैं और सब एक साथ यहाँ शांति से रह रहे हैं। ये वाकई में दूसरी जगह से अलग है क्योंकि इतने सारे पावरफुल बंदे एक साथ वो भी शांति से रहें, ऐसा दूसरी जगह पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ कोई ना कोई एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज जरूर करता, पर यहाँ पे फाइट करना अलाउ नहीं है। इस पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है जब तक तुम इस जगह पे रहोगे तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल ही शांति रहेगा, तुम बिल्कुल ही आउटसाइड वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट और फाइट को भूल जाओगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पीस मैटर करती है और इसी वजह से मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर स्टार इल्यूजन किंग उसे वहाँ पे स्टार दिखाती है और बताती है ये काफी ज्यादा खूबसूरत है ना, और मैंने सुना है यहाँ पे हर एक स्टार होंग अलायंस सिटी के एक पावरफुल एक्सपर्ट को रिप्रेजेंट करता है, इनमें से तुम्हारे लिए भी एक स्टार होगा। आगे किंग यान चेन लुओ फेंग को दूसरे एरिया में ले जाता है जहाँ किंग यान चेन यांग से बताता है कि ये होंग अलायंस का वाइन है, जो भी होंग अलायंस सिटी में आता है उसे ये वाइन जरूर ट्राई करना चाहिए। पर लुओ फेंग को उस वाइन के महक से काफी अजीब सा फील हो रहा था। तो इस पे स्टार इल्यूजन किंग उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हें ये वाइन अच्छा नहीं लग रहा? इस पे लुओ फेंग कहता है ये बिल्कुल ही उसी पॉइजन जैसा लग रहा है जैसा कि एक मेरा फार्मेसिस्ट फ्रेंड बनाया करता था। वो पॉइजन मास्टर की बात कर रहा है क्योंकि जब भी पॉइजन मास्टर कोई न्यू पॉइजन बनाता था उसके पॉइजन से उसके सारे मेंबर्स इरिटेट हो जाते थे, और लुओ फेंग को ये वाइन भी बिल्कुल ही वैसा ही लग रहा था। लुओ फेंग इस वाइन को तो पीना नहीं चाहता था, पर वो दोनों भाई बहन उसे ये वाइन पीने पर मजबूर कर देते हैं। अब जैसे ही लुओ फेंग ये वाइन पीता है इसका रिएक्शन देखने लायक है। उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था, उसे बिल्कुल ही चक्कर आने लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। ये देखकर वो दोनों भाई बहन काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे स्टार इल्यूजन किंग और किंग यान चेन लुओ फेंग को इस सिटी के ट्रेजर शॉप की ओर ले जाते हैं। किंग यान चेन बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन अलायंस के मास्टर ने इस ट्रेजर शॉप को ओपन किया था और यहाँ पे काफी सारे वैल्यूएबल ट्रेजर भी मौजूद हैं। साथ ही वहाँ पे बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी उन ट्रेजर को ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे लुओ फेंग, स्टार इल्यूजन किंग और किंग यान चेन भी काफी सारे ट्रेजर को देखते हैं। तभी किंग यान चेन का एक फ्रेंड उसे आवाज देता है। किंग यान चेन अपने फ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो एक्साइटेड होकर उससे मिलने जाता है, और ये बंदा भी देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इस बंदे का नाम किंग ऑफ हेवनली फॉर्मेशन है। किंग यान चेन काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने दोस्त से मिलने जाता है, पर वो तो उससे दूर ही हट रहा था। वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर हेवनली किंग उससे मजे ले रहा है। हेवनली किंग किंग यान चेन से कहता है तो तुम ट्रेजर शॉप क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन के लिए आए हो है ना? इस पे किंग यान चेन कहता है नहीं, आज मैं इस ऑक्शन के लिए ट्रेजर बाय नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपने न्यू फ्रेंड इसे सिटी में घुमा रहा हूँ। तुम इससे मिलो, ये है मेरा न्यू फ्रेंड, इसका नाम यांग है। अब आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग किंग यान चेन से क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन के बारे में पूछता है। इस पे स्टार इल्यूजन किंग उसे बताती है कि रिसेंटली ये ऑक्शन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इसमें ये ट्रेजर शॉप काफी हाई प्राइस वाले ट्रेजर को लाती है और उसे 10,000 लोग मिलकर परचेज करते हैं, और इन सभी पार्टिसिपेट्स में रेंडमली एक विनर को चूज किया जाता है जिसे फाइनली वो ट्रेजर मिल जाता है। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है ये ऑक्शन तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी लुओ फेंग उस ट्रेजर शॉप में एक गोल्डन आर्मर को देखता है जो कि बिल्कुल ही उसके यानसेन क्लैन वाले आर्मर से सिमिलर लग रहा था। वो उसे देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो वो उसे करीब से देखने जाता है। जैसे ही वो उसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है लुओ फेंग कंफर्म हो जाता है कि ये फ्लेम गोड रेस से बिलोंग करती है, यानी यानसेन क्लैन से। किंग यान चेन उसे बताता है ये गोल्डन आर्मर सच में काफी ज्यादा मैजिकल है। ये आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने इनेमी अटैक को, चाहे वो सोल अटैक हो या फिजिकल अटैक, वो उस अटैक के 90% को ब्लॉक कर सकती है। पर इस आर्मर को मास्टर करना इतना आसान नहीं है, और ये आर्मर काफी ज्यादा रिजिड है। ये अपने साइज को भी चेंज नहीं कर सकता। पहले ब्लैक फिनिक्स किंग ने अपने इमोर्टल बॉडी के लिए इस गोल्डन आर्मर को लिया था, पर वो उसे सही से मास्टर नहीं कर पाया और वो एक बैटल में काफी बुरी
बुरी तरह मारा गया और इस आर्मर का प्राइस 50 बिलियन क्योटिक यूनिट है, पर इसे कोई भी बाय करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। इस पे मन ही मन लुओ फेंग सोचता है कि येनसिन क्लैन आर्मर को मास्टर करने के लिए सबसे पहले नेमलेस सीक्रेट मैनुअल को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करना पड़ता है, तब जाकर कोई इस आर्मर को मास्टर कर पाएगा। और मजे की बात, लुओ फेंग के पास येनसिन क्लैन का 2 मेटल है, जिसकी मदद से वो नेमलेस सीक्रेट बुक का काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर चुका है। इसलिए लुओ फेंग इस आर्मर के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वो कहता है दूसरे लोग इस आर्मर को मास्टर नहीं कर पाए, इसी वजह से उनको इसका वैल्यू नहीं मालूम, और मेरे पास ब्लैक यूथ आर्मर की इतना सारा ट्रेजर है कि मैं आराम से उन्हें सेल करके इस गोल्डन आर्मर को बाय कर सकता हूँ, और मुझे ड्रीम लाइट क्रिस्टल को सेल भी नहीं करना पड़ेगा। लुओ फेंग ये सब मन ही मन प्लान बनाकर फौरन ही उस वेटर से कहता है कि मैं इस गोल्डन आर्मर को बाय करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस वेटर के साथ किंग येन चेन और इल्यूजन किंग भी शॉक थी, और वो वेटर तो फौरन ही उसे सेल करना चाहता था, इसलिए सारा प्रोसेस बस कुछ ही पल में कंप्लीट हो जाता है। और वो वेटर लुओ फेंग को ग्रेट करते हैं। स्टार इल्यूजन किंग अपने भाई को इशारा करती है कि कहीं यांग पागल तो नहीं हो गया। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग वापस से मिलिट्री बेस जाता है, जहाँ पे वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रेड किया हुआ रिसिप्ट दिखाता है, और अगले ही दिन उसका परचेज किया हुआ गोल्डन आर्मर उसके पास आ जाता है। अब लुओ फेंग के पास काफी सारे आर्मर मौजूद हैं, और अब एक न्यू गोल्डन आर्मर आ गया। फिर लुओ फेंग बताता है कि करीब 30 सालों तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने नेमलेस सीक्रेट बुक का सेकेंड मॉन्यूमेंट को भी मास्टर कर लिया है, और फाइनली इतने सारे नेमलेस सीक्रेट टेक्निक को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करने पर वो इस आर्मर को एक्टिवेट कर पाया, और अब ये गोल्डन आर्मर गोल्डन हॉर्न बेस के साथ अटैच हो जाती है, जो कि नाम से भी सूट कर रहा है, लाइक गोल्डन हॉर्न बेस और उसकी गोल्डन आर्मर। बवाता भी इस आर्मर को देखकर शॉक होती है और बताती है कि ये येनसिन क्लैन की किंग लेवल की आर्मर है। लुओ फेंग बताता है कि ये किंग लेवल की आर्मर गोल्डन हॉर्न बेस को पहले से 10,000 टाइम ज्यादा पावरफुल बना दी है, और अब गोल्डन हॉर्न बेस अपने पीक लेवल तक पहुंच चुका है। साथ ही लुओ फेंग कहता है कि इतने खतरनाक बॉडी के साथ अब मुझे पूरे येनजी कॉन्टिनेंट में कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। अब लुओ फेंग के पास इतनी पूरी पावर है कि वो येनजी कॉन्टिनेंट के सारे ही पावरफुल वॉरियर को आसानी से डिफीट कर सकता है। साथ ही वो बताता है कि इस दौरान वो दोबारा से येनजी कॉन्टिनेंट यांग बनकर गया था, और इस बार भी वो काफी सारे बंदों को किल करके अपना नाम बना लिया। इस दौरान उसके काफी सारे फ्रेंड्स भी बने, पर फिलहाल उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं किंग येन चेन और उसकी बहन स्टार फैंटेसी किंग। साथ ही लुओ फेंग को पता भी चला कि सैक्रिफाइसल टावर को ओपन करने के लिए 6 टोकन की जरूरत पड़ती है, पर लुओ फेंग के पास केवल 1 टोकन है। वो सेकेंड टोकन ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश किया, पर उसे कहीं भी सेकेंड टोकन नहीं मिला, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड किंग येन चेन और स्टार फैंटेसी किंग को साथ में इस जर्नी पे ले जाएगा, ताकि वो तीनों मिलकर बाकी टोकन्स को फाइंड आउट कर सके। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग एक बरियल सी जगह पे होता है, जहाँ पे स्टार फैंटेसी किंग और किंग येन चेन टेलीपोर्ट करके वहाँ पे अपेयर होते हैं। लुओ फेंग किंग येन चेन से कहता है, आखिर क्या बात है, तुम वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी बात करने से मना क्यों कर रहे थे, आखिर क्या बात है। इस पे स्टार फैंटेसी किंग भी कहती है, हाँ बताओ क्या बात है, हम तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी बात कर सकते थे। इस पे किंग येन चेन दोनों से कहता है, इस केव के अंदर आओ फिर बात करते हैं। वो तीनों केव के अंदर चले जाते हैं। लुओ फेंग कहता है, बताओ अब क्या बात है। तभी किंग येन चेन उनको एक और टोकन दिखाता है। इस टोकन को देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। स्टार फैंटेसी किंग अपने भाई से पूछती है, ब्रदर तुम्हें ये कहाँ से मिला। किंग येन चेन बताता है, इसे मैंने जैक मॉन्स्टर से छीना है। फिर वो कहता है, यांग तुम अपना टोकन दिखाओ। यांग भी अपना टोकन बाहर निकालता है। दोनों टोकन बाहर आते ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए काफी अजीब सा रिएक्शन बनाती है, और फौरन ही मूव करते हुए किसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तो स्टार इल्यूजन किंग फौरन ही टेलीपोर्ट करके उन टोकन को पकड़ने जाती है, पर वो टोकन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बार बार स्टार फैंटेसी किंग टेलीपोर्ट करके उनको पकड़ना चाह रही थी, पर हर बार वो सभी नाकाम हो रहे थे। और अब जाकर स्टार फैंटेसी किंग को समझ आता है कि ये दोनों टोकन तो सैक्रिफाइस टावर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम तो सैक्रिफाइस टावर के पास आ चुके हैं। वो तीनों इस टोकन का पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। लुओ फेंग कहता है, ये तो काफी ज्यादा मैजिकल है। ये सैक्रिफाइस टावर हमारे आसपास ही था, पर हम अपने डिवाइन पावर से इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाए, और ये टोकन इतने आसानी से इसे फाइंड आउट कर लिया। तभी अचानक ही वहाँ पे हम देखते हैं बैटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक पावरफुल बंदे के पीछे काफी सारे मैकेनिकल रेस के बंदे लगे हैं, क्योंकि इस बंदे के पास एक टोकन है, और वो टोकन अट्रैक्ट करते हुए इस सैक्रिफाइस टावर के पास खुद ही आ गया। और उस टोकन को लेने के लिए मैकेनिकल रेस के बंदे इसके पीछे पड़े हुए हैं। वो उस पे काफी ज्यादा लेजर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ लगातार एक्सप्लोजन होता है। इस बैटल से लुओ फेंग, किंग येन चेन और स्टार फैंटेसी किंग ये तीनों ही अलर्ट हो जाते हैं। इस और हम देखते हैं वो बंदा अकेले ही उनका सामना कर रहा था। अब मैकेनिकल रेस के बंदे फौरन ही उसे चारों
चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पे एक साथ लेजर अटैक करने वाले थे। ये सब देखकर लुओ फेंग से रहा नहीं जाता है और बोलता है ये लोग ह्यूमन रेस के साथ जुल्म कर रहे हैं। वो फौरन ही अपना डिवाइन वेपन का यूज करते हुए उनमें से काफी सारे बंदे को किल कर देता है। साथ ही स्टार फैंटेसी किंग भी उसकी मदद करने जाती है। तभी स्टार फैंटेसी किंग नोटिस करती है कि कोई पावरफुल सा वेपन उसे लगने वाला है और इतने में ही वो वेपन उसे काफी बुरी तरह घायल कर देती है, जिससे उस बंदे का पूरा बॉडी ही डिस्ट्रॉय होने वाला था। पर मरने से पहले वो बंदा स्टार फैंटेसी किंग को वो टोकन दे देता है और कहता है तुम किसी भी हाल में उन्हें ये टोकन लेने मत देना। और इतने में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टार फैंटेसी किंग फौरन ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किंग येनचिन के पास आ जाती है और कहती है हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। और हम देखते हैं स्पेस क्रैक करते हुए वो अटैक बार बार उन पे आ रहा था। ये सब देखकर स्टार फैंटेसी किंग अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, पर किंग येनचिन उससे कहता है अभी रस मत करना। और एक बंदा काफी ज्यादा लाइटनिंग के साथ वहाँ पे अपेयर हो रहा था। किंग येनचिन बताता है कि इस बंदे का नाम किंग कैंजिन है, जो कि येनजी कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा फेमस था और इसके पास किंग लेवल की कॉम्बैट पावर है। ये हमसे एक लेवल हायर है और वो बंदा अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ पे अपेयर होता है। इसका नाम किंग कैंजिन है। तभी वहाँ पर्पल बेल किंग भी अपेयर होता है। साथ ही जुइका भी यहाँ पे आ जाता है। अब जुइका को देखकर लुओ फेंग मनी मन काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, पर जुइका की दुश्मनी लुओ फेंग से नहीं बल्कि सिल्वर किंग से है, इसलिए जुइका तो उसे पहचान नहीं पाता है। पर लुओ फेंग अंदर ही अंदर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है। जुइका उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पे मौजूद हो, इसका मतलब तुम्हारे पास 2 टोकन होंगे और इस बंदे के पास 1 टोकन था, इसका मतलब अब तुम्हारे पास टोटल 3 टोकन है। और अचानक ही उसकी आर्मी लुओ फेंग, किंग येनचिन और स्टार फैंटेसी किंग पे अटैक करने जाते हैं। पर स्टार फैंटेसी किंग फौरन ही उसे टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। पर लगातार उसकी आर्मी उन पे लेजर अटैक कर रहे थे। इस और लुओ फेंग मन ही मन कहता है कि मैंने सिर्फ जुइका से फाइट किया है, मैं इसके बारे में जानता हूँ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, पर अभी इसके साथ 2 और किंग मौजूद है तो बेहतर होगा कि मैं अपना रिवेंज अभी ना लूं, क्योंकि मुझे इन दोनों किंग का पावर नहीं मालूम। और लगातार वो उनके लेजर अटैक से बच रहे थे। स्टार फैंटेसी किंग तो बार बार टेलीपोर्ट होकर उन लेजर अटैक से बच रहे हैं। तभी किंग येनचिन ऊपर से उन पे हमला करने वाला था। इतने में जुइका उसे नोटिस कर लेता है और अपने आर्मी से ऊपर अटैक करने को कहता है। वो सारे मिलकर लेजर अटैक करते हैं, पर किंग येनचिन एक ही पंच में उस अटैक को ब्लॉक करके वहाँ पे एक्सप्लोजन करता है, जिससे वो एरिया काफी बुरी तरह तहस नहस हो जाती है। और अब किंग येनचिन उनसे कहता है हमारे पास फाइट करने के अलावा अच्छा चांस भी है, हम दोनों का पावर ऑलमोस्ट बराबर ही है। अगर हम एक दूसरे पे फोर्सफुली अटैक करेंगे तो इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा, उल्टा हम दोनों को ये नुकसान होने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके क्यों ना इस सेक्रीफाइस टावर को ओपन करें। और इस सेक्रीफाइस टावर को ओपन करने के लिए 6 टोकन चाहिए। और ह्यूमन अलायंस से लुओ फेंग, किंग येनचिन और स्टार फैंटेसी किंग है, जबकि ओपोनेंट साइड से जुइका, किंग कैंजिन और थंडर किंग मौजूद है। अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है।